आज की वीडियो होने वाली है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बिना स्किप करे देखना, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सकें। मेरा नाम है वंश वर्मा, आप देख रहे हैं जेन एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने समझा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले समझ लेते हैं कितने तरह की केमिकल रिएक्शन इन टोटल होते हैं। पूरे 5 तरीके के आपको केमिकल रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ने हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट में आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। घबराने की कोई बात नहीं है, सारे रिएक्शन बहुत ईजी हैं। एक एक करके आज इस वीडियो में हम इन्हें समझेंगे और पूरी क्रिस्टल क्लियरिटी इनके ऊपर हासिल करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, A प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं AB, एक नया प्रोडक्ट। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर कोई एग्जाम्पल भी तो दो, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कोल किसकी फॉर्म होती है? कार्बन की। तो यहाँ पे ले लिया हमने कार्बन, बहुत अच्छे। अब कार्बन यानी मतलब कोयला, कोल को जलाते हैं। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, O2। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा ये एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जब आपके दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो आपका होता है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल उसका हुआ एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? वाटर का। वाटर के अंदर क्या होता है? जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बनाते हैं क्या? वाटर, H2O। तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए? वाटर के लिए हम जानते हैं, ये तो आ गया आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बना दिया H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलेंगे तो बन जाएगा आपका वाटर। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब आपका एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होता है क्विक लाइम, हिंदी में कहते हैं चूना। ठीक है ना, चूना आप सभी जानते होंगे, घर में जब आपके पुताई होती है या वाइट वॉश होता है वॉल्स के ऊपर, तब चूने का यूज़ किया जाता है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे कहते हैं स्लेट लाइम, और साथ में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर भी दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बन रही है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही है, मतलब कि ये रिएक्शन जो होता है गर्म होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जिस भी रिएक्शन के अंदर गर्मी पैदा होती है, हीट इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर गर्मी पैदा हो, हीट इवॉल्व हो, वो रिएक्शंस कहलाते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपके घर में वाइट वॉश पर काम आता है।
जब दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे एक शाइनी फिनिश आती है वॉल्स के ऊपर। इसकी एक केमिकल इक्वेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है, तब वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे दीवारों के ऊपर एक शाइनी फिनिश आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन वाइट वॉश में काम आता है। तो घरों के अंदर जो व्हाइट वॉश होता है उसका रिएक्शन है ये, उसकी केमिकल इक्वेशन है ये। तो इसको याद करके जाना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीज़ भी आपके ध्यान रखना जरूरी बनती है। अब पढ़ना है हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। बेसिकली अगर हम देखें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका एक रिएक्टेंट दिया जाता है आपको हमेशा, और हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और इसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसका एक जनरल फार्मूला हम बनाना चाहें तो वो बनेगा ए, यानी कि ये एक रिएक्टेंट है और ये आपका हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में B प्लस C दो कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन अलग अलग तरह से होता है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब हम तीनों अलग अलग तरह के एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीट से। हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस किस तरह से हो सकता है, आइए उसे देखते हैं। अब पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में। दो एग्जांपल्स हमने लिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड से हम सीमेंट भी बनाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक ही रिएक्टेंट था। जब उसे हीट किया गया तो हीट करने के बाद आपके दो प्रोडक्ट बने, एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा बना कैल्शियम ऑक्साइड। तो हीट की प्रेजेंस के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग। दूसरा आता है फेरस सल्फेट। जब आप फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 इसको आप हीट करते हो तब आपका बनता है फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये दोनों आपके गैसियस फॉर्म में बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनमें होता क्या है इस रिएक्शन में, जो FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट, ये आपका ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है, लेकिन हीट करने के बाद जो फेरिक ऑक्साइड बनती है वो आपकी कलर चेंज कर देती है, और ग्रीन के बजाय उसका कलर चेंज हो जाता है डार्क ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन में। तो इस तरह से आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में वर्क करता है। और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपका आंसर सीधा ये होगा, when the reaction is carried out in the presence of heat then the reaction is known as thermal decomposition। तो चलिए अब चलते हैं आगे और अब समझते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या करेंगे हम, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और जो क्लोरीन होता है वो गैसियस फॉर्म में गैस बन के उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता क्या चलेगा कि ये दोनों चीज़ें अलग हो चुकी हैं। जब भी सनलाइट में आप सिल्वर क्लोराइड को रखते हो तो सिल्वर क्लोराइड होता है आपका व्हाइट कलर का। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड आपका सनलाइट में रखने के बाद कुछ देर में होगा वो ग्रे कलर का बन जाएगा।
तो आप क्या देख सकते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी लाइट में होता है, हम सिल्वर क्लोराइड को जब भी रखेंगे तो क्या होगा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में आपका इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब चलते हैं लास्ट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाते हैं। अब देखो, हमने हीट का देख लिया, लाइट का देख लिया, अब समझेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैसे होता है। सबसे पहले ये समझ लो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन को करवाया जाता है तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी वाटर के अंदर बिजली को छोड़ा जाता है तब वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली एक प्लास्टिक मग लिया है, उसके अंदर नीचे से होल करके 2 रबर स्टॉपर लगाए हैं और उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब में पानी भर के उन्हें लगाया है और मग के अंदर हमने पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर 2 ग्रेफाइट की रॉड जा रही है जिन्हें बाहर कनेक्ट कर दिया गया है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। अब क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव एंड से कनेक्ट होगी ग्रेफाइट की रॉड वो बन जाएगा कैथोड, और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगी वो बन जाएगा एनोड। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड आ गई, कैथोड और एनोड। अब हम इसमें जैसे ही करंट पास ऑन करेंगे स्विच ऑन करके, कैथोड के ऊपर, कैथोड क्योंकि आपकी नेगेटिव है तो उस पर आपके कुछ बबल्स क्रिएट होंगे और वैसे ही एनोड पर कुछ बबल्स क्रिएट होंगे। लेकिन हमें जानना है कि कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी गैस के बबल क्रिएट हो रहे हैं। अब वो हमें पता कैसे चलता है, कुछ देर तक हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होने देंगे। जब इसके अंदर गैस इकट्ठा हो जाएगी तो स्विच ऑफ करके बाद में जो गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा हुई है उसे एक बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे। जलती हुई कैंडल के पास जैसे लेके जाएंगे, जब एक पॉप साउंड होती है तो उससे हमें पता चलता है कि उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस को पता करने का तरीका ये होता है, एक पॉप टेस्ट होता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस आपके पास आती है तो पॉप करके एक साउंड आती है। तो हमें क्या समझना है, कैथोड जो होती है, इलेक्ट्रोड कैथोड जो होती है, कैथोड पे हमेशा आपका बनता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बबल हमेशा बनेंगे कैथोड पर और एनोड पर हमेशा बनते हैं ऑक्सीजन के बबल। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और इसे याद रखने का एक और आसान तरीका है, हाइड्रोजन का आयन होता है H+, एनोड होती है नेगेटिव में, और हमेशा हम जानते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं वही मिलते हैं। अगर सेम सेम होंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, रेपल करते हैं। तो एनोड नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन का आयन पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए कैथोड पर हमेशा बनता है हाइड्रोजन। सेम आपका अप्लाई होगा एनोड के लिए। एनोड आपकी होती है क्या, पॉजिटिव। अब एनोड पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का जो आयन होता है सब जानते हैं O2- होता है, ये माइनस है, एनोड पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट जब आपके चार्जेस आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे और तब वहाँ पे बनेंगे ऑक्सीजन के बबल। तो हमारे कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। बस आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इतना ध्यान रखना होता है। अब इसको सिंपली अगर एक केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, हम सिंपली क्या लिख देंगे, H2O, एरो डाला, एरो के ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की। अब H2O जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट एटम्स टूटते हैं तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये हुआ आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट ने 2 अलग अलग आपके प्रोडक्ट बनाए। हाँ, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो पूरा समझ लिया। अब इसके लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, जैसे अभी समझा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवॉल्व होती है। वैसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने क्या देखा, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस वर्क करते हैं, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है हमारा तीसरा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है वो कम ताकतवर एलिमेंट को बाहर फेंकता है निकाल के और उसकी जगह ले लेता है और वहाँ पर एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है।
इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे रिएक्टेंट साइड पर क्या है, ए प्लस बी सी। अब यहाँ पर हमारा जो ए एलिमेंट है वो बी से ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो बी को बाहर निकाल देगा और ए के सी के साथ एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो बनेगा ए सी प्लस बी, बी बाहर निकल जाएगा। सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हर जगह यही करना होता है, लेकिन इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसे याद करना पड़ेगा। अभी आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जिस एलिमेंट की पावर कम होगी उसकी रिएक्टिविटी पावर कम होगी, वो बाहर निकल जाता है आपके रिएक्शन से, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देगा। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पर, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे क्या बन रहा है, Fe प्लस CuSO4, आगे क्या बनाता है, FeSO4 प्लस Cu। कैसे, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को बाहर निकाल देगा और सल्फेट के साथ एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि होगा फेरिक सल्फेट। तो आपको क्या बन गया, FeSO4 और कॉपर को निकाल दिया गया बाहर निकाल के कॉपर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका नया कंपाउंड क्या बन गया, फेरस सल्फेट साथ में कॉपर, Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। ऐसे ही अगला क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पर जिंक जो है वो भी कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपका कॉपर बाहर निकाल दिया जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का ये सवाल आएगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा कम पावरफुल। तो उसके लिए एक आपकी बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दी होती है, उसे आपको याद करना पड़ता है। तो चलिए उस रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, इसी के बेसिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है। कैसे काम करता है अब देखते हैं और समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपके ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। स्टार्टिंग होती है पोटेशियम से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में आता है आपका गोल्ड, और लास्ट में आता है हमारा गोल्ड। अब ये सभी रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर समझो, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, तो मतलब क्या हुआ, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है सभी मेटल्स के अंदर, सभी एलिमेंट्स के अंदर। उसके बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, और जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चलते जाओगे सभी की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, और सबसे लास्ट में आता है आपका गोल्ड। इसके बाद प्लेटिनम और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी 10th के लेवल पर आपको लास्ट गोल्ड तक पढ़ना है। गोल्ड जो होता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये बहुत कम रिएक्शन शो करता है, अधिकतर ना के बराबर रिएक्शन शो करता है। अब आपको इसी को देख के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। जैसे अभी हमने जो रिएक्शन करा था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अब उसके अंदर क्या हो रहा था, आयरन और कॉपर सल्फेट को जोड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयरन ये रहा Fe, और कॉपर ढूंढो, कॉपर कहाँ पर है, कॉपर ये रहा। अब यहाँ पर आयरन और कॉपर, आयरन आपका कॉपर से ऊपर आता है, यानी कि हमने क्या समझा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन आपका कॉपर से ऊपर आता है, यानी कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और कॉपर की जगह पे आके उसने बनाया फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4, और बाहर निकल गया कॉपर। और यही चीज़ आपकी जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ हुई थी। जिंक भी जो है वो आपका कॉपर से ऊपर आता है, जिंक कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो जिंक ने कॉपर को बाहर निकाला, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर आ गया बाहर। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब बारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर बस एक चीज़ अलग होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर नहीं चलेगा।
इसके अंदर क्या होता है, जो आयन्स होते हैं कंपाउंड्स के वो एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होके वो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। कुछ इस तरह से उसका जनरल फार्मूला बनता है AB प्लस CD। अब यहाँ पर जो है आयन A और आयन D ये दोनों आपस में मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे AD, और B और C ये दोनों एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे CB, और ऐसे ही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन अकर इन दिस रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, इसलिए इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ क्योंकि ऐसे रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। अब आप कहोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होता और नीचे की साइड बैठ जाता है, उसे कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। और इसी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है। यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट लिया है और बेरियम क्लोराइड लिया है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मिक्स करवाएंगे इन्हें, तो क्या होगा, सोडियम का आयन निकल के क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और बेरियम का आयन निकल के सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो क्या बनाएगा, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, और बेरियम और सल्फेट BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल्स टू BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl आपका सोडियम क्लोराइड। और इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर खत्म होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और, जब भी ये रिएक्शन फॉर्म होगा तो इसके लास्ट में क्या होता है, कुछ वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि कुछ वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आपके रिएक्शन के अंदर बच जाते हैं, और इसी वजह से हम इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन की रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। एक एक करके समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके अंदर या तो ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन ऐड होता है, या फिर हाइड्रोजन इसमें से लॉस हो जाता है। अब देखो एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो साफ साफ कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब रिडक्शन समझते हैं। ऐसी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा, रिडक्शन जैसे सुनो, वहाँ पर हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज़ में जब कहा जाए वो चीज़ रिड्यूस हुई है, तो मतलब वहाँ पे या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है या फिर वहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया। अब जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किया, मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये तो हुआ आपका ऑक्सीडेशन और ये हुआ आपका रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शंस साथ में होते हैं तो हम इसे कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, इन दोनों को मिला के आपका बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। और हमेशा ये दोनों रिएक्शन साथ में ही होते हैं। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया था, हीट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाया तो आपका कॉपर और वाटर बना H2O। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो रिड्यूस होकर बनाता है कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो बनाता है आपका ऑक्सीडाइज होकर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की पूरी कहानी खत्म होती है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें और समझनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रिएक्शन दे दी जाएगी, अब उसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो सिंपल सा तरीका है, जो भी चीज़ रिड्यूस हो रही है, जिसमें भी रिडक्शन हो रहा है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस इतनी सी चीज़ है, इसको ध्यान रख लो, बाकी आपका सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा जो भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो भी चीज़ रिडक्शन हो रही है जिसमें, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो मे भी आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपने डाउट पूछिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी सीखने को मिले, और हमारे चैनल जेन ज़ी एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।